नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में इस समय राजनीति काफी तेज है और तब से जब से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई है, उसके बाद से लगातार राजनीतिक बयानों का दौर जारी है। लेकिन उसके बाद अब ये बयान धीरे-धीरे जो है वो व्यक्तिगत कहीं न कहीं हो रहे हैं। कभी हैसियत की बात होने लगी है और उसके बाद ये तमाम कि कौन किसको आगे बढ़ाया, किसने किसकी क्या वक़्त है, अब बात इस पर आ रही है। सवाल सबसे बड़ा देखिए ये मामला तब से शुरू हुआ जब इसके आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल खड़े होने लगे। बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी और उसके बाद सत्ताधारी दल जेडीयू और आरजेडी में भी सवाल खड़े होने लगे तो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जातीय जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी एवं सामाजिक समानुपात प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। और ये उन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा और भी उन्होंने लिखा और लास्ट में उन्होंने लिखा था कि कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवा खाने से नहीं होता है। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने इस पर रिएक्ट किया और आज नीतीश कुमार काफी तल्ख दिखे सम्राट चौधरी पर और सम्राट चौधरी ने भी उसका रिएक्शन दिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब बयानों का दौर शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी गेस्ट के पैनल हैं। बीजेपी से सुहेली मेहता जी हैं, आरजेडी से सारिका पासवान जी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में फैजान साहब हैं। सबसे पहले फैजान साहब आपसे बात करना चाहते हैं। चुनाव जब जब देखा गया है खास करके बिहार में कि जब भी चुनाव आते जाते हैं, नजदीक आता है, उसके बाद से जो बयान होते हैं नीतिगत हमलों के साथ साथ व्यक्तिगत हमले ज्यादा होते हैं। और इस बार भी जिस तरह से ये शुरू हो गया है तो माना जाए कि चुनाव की धमक हो गई। चुनाव जब भी नजदीक आते हैं, चुनाव के वोट कड़वे होते जाते हैं। ये मतलब बहुत कोई नई बात नहीं है। हमेशा हर चुनाव में पिछले 30-40 सालों के चुनाव में तो मैंने ये देखा है कि इस तरह के बयान होता है। लेकिन अब सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार कहिए या बोलचाल कहिए, उसमें बड़ी तेजी से गिरावट होती जा रही है। और ये गिरावट ही है कि देखिए अब हर लेवल पे चाहे नेता मैदान में बोल रहे हो या सदन में बोल रहे हो, हर जगह उनके बोल बड़े कड़वे और बहुत ही तीखे होते जा रहे हैं। आप जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हो आज, जो बातें हुई है, तो वो भी देखिए ये अब समाज में या राजनीति में पहले इस तरह की बातें या बोल नहीं बोले जाते थे कि किसी के बारे में कहा जाए या किसी के बारे में ऐसी बात कही जाए और उसके बाद उसका रिएक्शन हो, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसको क्या कीजिएगा कि देखो हमारे सामाजिक और राजनीतिक स्तर में इतनी गिरावट आती जा रही है कि हर तरह के हर पार्टी के लोग इसमें। अब देखिए लोकसभा में एक सांसद ने दूसरी पार्टी के सांसद को किस तरह से गालियां दी या किस तरह से बुरा भला कहा या कुछ हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी भाषा पर कोई लगाम नहीं लगाता है, ऐसी भाषा पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है, न ही किसी को इस तरह की सजा दी जाती है कि वो ऐसी बात इस तरह की जुबान नहीं बोले। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि हम एक ऐसे ही समाज में रह रहे हैं जहाँ इस तरह की बातें और इस तरह की बोली बोली जा रही है। और खासतौर से जब चुनाव आने लगते हैं तो ये भाषा और भी कड़वी होती जाती है। फैजान साहब देखिए आज जिस तरह का स्टेटमेंट हुआ है और लालू यादव के ट्वीट पर सम्राट चौधरी ने कहा था कि वो राजनीति के कैंसर हैं। उसके बाद आज नीतीश कुमार भी भड़के और उन्होंने एक तरह का आरोप और एक तरह की बात कही थी। सम्राट चौधरी पर को ही टारगेट करते हुए कहा कि उनके पिताजी को उन्होंने सम्मान दिया था। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी आज उस पर रिएक्ट किया, बात हैसियत पे आ गई। तो धीरे धीरे ये व्यक्तिगत बात और हैसियत पे बात आ गई है। कहीं ना कहीं तीखे हमले और खास करके जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत हमले शुरू हो रहे हैं। फैजान साहब। जी जी। देखिए अब जो उम्मीद है कि जो सर पार्टी के किसी पार्टी के नाम सीनियर लीडर
अगर ये तय करें कि चुनाव हो या चुनाव न भी हो, अगर इस तरह की भाषा न बोली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इससे समाज के सद्भाव भी बढ़ेगा। और जो आपसी अख्तिलाफात होते हैं या आपसी जो झंझट हो या क्लैश हो, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि जो भी इस तरह की बोली बोले, जो भी इस तरह की बात करें, उन पर कुछ एक्शन भी लिया जाए, चाहे वो पार्टी के द्वारा एक्शन लिया जाए या इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक्शन लिया जाए, जैसे भी हो, लेकिन इस तरह की बातों पर एक्शन लेना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, अभी जो कास्ट सर्वे हुआ है बिहार में, जातीय गणना, उसको लेके बहुत तरह की बातें हो रही हैं। हर कोई कह रहा है कि हमारी जाति को कम दिखाया गया, हमारी जाति को बहुत ही कम आंका गया है। लेकिन सवाल सिर्फ कहने से तो कोई ये फर्क नहीं पड़ता है, या कहने से कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर कोई ये कह रहा है कि हमारी अमुक जाति को कम दिखाया गया है, तो क्या उसके पास कोई ऐसा आंकड़ा है पहले का कि उस जाति के कितने प्रतिशत आबादी थी? जाहिर है किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई और दलित और ट्राइबल का हो सकता है, लेकिन किसी जाति का नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंसस जो होता था हमारे यहाँ, जैसे अभी जो लास्ट सेंसस हुआ है वो 2011 का ही है, तो बहुत सी जातियों का, अब इसमें तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। जी 2011 से लेकर 2021, 22, 23 तक अगर 1% अगर किसी की बढ़ोतरी हुई है, तो इसको बहुत ही ज्यादा कहना भी गलत है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी बात हो, चाहे वो जाति से संबंधित बात हो या कोई सर्वे से संबंधित बात हो या कोई भी राजनीतिक बात हो, उससे संबंधित जो भी बातें हो, वो एक दायरे में रहकर ही कहनी चाहिए। उससे बाहर निकलने से के बाद फिर सबका नुकसान होगा, पूरे समाज का नुकसान। सुहेली जी, लालू यादव ने जो ट्वीट किया और उसमें उन्होंने जो कहा कि जो कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होता है, उन्होंने ओवरऑल किसी को पर्सनल उन्होंने टारगेट नहीं किया था। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव राजनीति के कैंसर हैं। आज जितना विवाद हुआ इस मुद्दे पर, अगर ये स्टेटमेंट सम्राट चौधरी नहीं देते तो शायद इस तरह से चीजें पर्सनलाइज नहीं होती। नहीं, तो उन्होंने राजनीतिक कैंसर कहा और इनको भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे ट्वीट पर। आप जाति का सर्वेक्षण करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी। जिस समय सारे लोग गए थे नरेंद्र मोदी जी के पास, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी भी साथ थी। लेकिन ये लोग समाज में ये फील कराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के दुश्मन है, तो तरह तरह के ये लोग बयान जो देते रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी न कभी पिछड़ों, दलित और मुसलमानों की दुश्मन रही है और न कभी होगी। इसके कई उदाहरण हैं। जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो जनसंघ के ही सहयोग से उनकी सरकार बनी हुई थी और उसी समय आरक्षण लागू हुआ था अति पिछड़ों के लिए। और 90 में जब लालू जी की सरकार बनी थी तो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही, जो लालू जी को गरीबों के मसीहा माना जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार बनी थी। उस समय उस तरह की बातें हुई थी। और मंडल कमीशन जो बना था वो मुरारजी देसाई जी के टाइम में हुआ था, प्रधानमंत्री जी थे। लेकिन ये लागू कब हुआ था? जब बीपी मंडल प्रधानमंत्री बने और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने के सहयोग से वो सरकार बनी थी। इसलिए ये लोग जो प्रूफ करना चाहते हैं और तरह तरह के बयानबाजी लालू जी करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो अभी बेल मिला हुआ है और उसमें वो राजनीति तरह तरह से कर रहे हैं। और राजनीति कर रहे हैं तो समाज में विषमता फैलाना चाहते हैं। जाति सर्वेक्षण कहीं से गलत नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन जातिवाद अगर कोई करना चाहे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके समाज में विषमता फैलाना चाहे, उस चीज के हम लोग खिलाफ हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता का ये है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सभी को एक नजर से देखना है। जिनको जितना आरक्षण चाहिए, जो जितना पीछे है, सभी को मुख्य धारा में लाना है, न कि समाज में वैमनस्यता फैलाना। जब जाति की बात होगी तो अगड़ा पिछड़ा तो होगा ही, बिल्कुल होगा, लेकिन उसको लेकर समाज में वैमनस्यता नहीं फैलाना है।
हमने कहा ना कि हम लोग कभी भी पिछड़ों के दुश्मन नहीं रहे हैं। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी गरीबों की रहनुमाई करती रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी उनके नेतृत्व में जो भारत सरकार है और जितनी भी योजनाएं हैं, सभी दलित और पिछड़े को ध्यान में रखकर, जो समाज के अंतिम पंक्ति में लोग हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। वो देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, ना कि देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की राजनीति करके अगर समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता ये लोग फैलाते हैं और नाम रखते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हो गई है। ये लोग क्या किए हैं? आज तक लालू जी की सरकार में कौन सा ऐसा काम हुआ है जिससे कि लगे कि समाज में कोई विकास का काम हुआ हो? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने दिन प्रधानमंत्री वो रहे, जो भी काम वो किए हैं 140 करोड़ जनता के लिए किए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम हुआ है वो किसी जाति पर नहीं है, किसी धर्म का अलग अलग नहीं है। पूरे भारत का नाम विश्व पटल पर आगे आया है और विश्व गुरु बनाने का जो सपना है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता के लिए है। दीपक जी, ये हमारा कहना है। जी, सारिका जी। इसलिए इस तरह के ट्वीट करके और किसी को भड़काने का ये जो कवायद है, ये चीज कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। और जो आज जिस तरह के बयान आज हुआ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा, हम लोग सब दिन आदरणीय अगर कहते हैं तो आदरणीय को अपने को आदरणीय मनवाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में दीपक जी, किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री का एकाधिकार होता है कि वो किसको मंत्री बनाएगा और किसको टिकट देगा। अब उसमें मैं क्या बिना मंत्री के मुख्यमंत्री ये रहेंगे क्या? या किसी बिना टिकट दिए कोई भी पार्टी जीतेगी या हारेगी क्या? आप किसी को एहसान तले दबाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। सारिका जी से पूछ लेते। सारिका जी, सुहेली जी कह रही है कि लालू यादव ने जो ट्वीट किया उसके बाद से ये तमाम विवाद उठा। आप लोगों ने, आपकी सरकार ने जातीय रिपोर्ट जारी की, उसके बाद से आप लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। सारिका जी, चलिए फैजान साहब से अब एक और बात कर लेते हैं। फैजान साहब, जिस तरह से अभी जाहिर सी बात है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट के बाद से तमाम राजनीतिक दल अभी उस पर एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में जुटी है। बीजेपी भी ये स्ट्रेटेजी बना रही है। लगातार जो है जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई, कहीं ना कहीं उसके आंकड़ों को लेकर एक सवाल खड़े हुए, तो अब उनकी नजर जो है अब चारों तरफ से अब वो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश में लग गई है। लगातार बैठकें हो रही है, तमाम लोकसभा सीटों को लेकर बैठक हो रही है। कल जो बैठक हुई उसमें 7 सीटें जो ऐसी थी, वो 7 सीटें जेडीयू की थी। हर सीट पे जेडीयू के हर सीट को टारगेट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए, जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है उससे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि बीजेपी को कुछ इससे परेशानी हो रही है। उन्हें लगता है कि शायद ये इंडिया ब्लॉक, यानी बिहार में आरजेडी और जेडीयू, इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और वो इससे अपने बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको एकजुट करने, एकजा करने की कोशिश करेंगे। ये अगर ऐसा होता है, हम नहीं कहते हैं कि वो कितना इसमें सफल हो पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा। इसीलिए बीजेपी का जो निशाना है वो अब ये है। अब वो देखिए, बीजेपी इस अभी कह रही थी देवी जी कि वो बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है, जनगणना के खिलाफ, जातीय गणना के खिलाफ बीजेपी नहीं है। वो हम लोग भी जानते हैं क्योंकि बीजेपी इसमें शामिल रही है और जब सरकार, बिहार सरकार ने इसका फैसला किया था तो बीजेपी सरकार का हिस्सा थी। फिर जब ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने गया था कि ये ऑल इंडिया इसका करवाया जाए या बिहार में करवाया जाए, तो उसमें बीजेपी शामिल थी। लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ नहीं जा सकती और ना ही इसको बीजेपी बिल्कुल इसके इग्नोर कर सकती है कि नहीं, हम इसको गणना को हम नहीं मानते हैं या इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अब उसमें इन्होंने ये एक मामला निकाला जरूर है
कि भाई किसी किसी जाति के बारे में कहा जाता है कि उसके साथ नहीं नाइंसाफी हुई है, उसकी ठीक नहीं हुई। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से गांव या बहुत से इलाकों में वो सर्वे करने वाले टीम ये वो लोग पहुंचे ही नहीं, यानी कि घर बैठे ये सब कुछ एक्सरसाइज कर लिया गया है। वेल, इस तरह की बातें जब भी कोई सर्वे होता है तो इस तरह के मतलब इल्जाम लगाए जा सकते हैं, लगते भी हैं कि इसमें ये पूरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव होगा ना सर, 13 करोड़ की आबादी में अगर ये कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ अगर छूट भी गए होंगे लोग, तब भी इसको रिप्रेजेंटेटिव सर्वे ही कहा जाएगा, क्योंकि एक बहरहाल एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है। तो दूसरी बात ये कि चुनाव में इसका फायदा हासिल करने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें लगी हुई हैं, क्योंकि बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो या जो भी हो, चुनाव बिना जाति के नहीं होता है। जाति का नाम लिए बिना कोई चुनाव हो ही नहीं सकता है। हर चुनाव में जाति एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है और वो आगे भी चुनाव में रहेगा। वो जनगणना हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन जाति को और अपनी जाति को, और अब तो गणना के बाद ये भी कहना कि भाई यादव 17% है या फलानी जाति इतना परसेंट है, तो अब तो लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी जाति के इतने परसेंट लोग हैं। पहले तो सिर्फ एक अंदाजे की बात ही होती थी, लेकिन अब जो बात हो रही है वो एक सर्वे रिपोर्ट के एनालिसिस पर और उसके रिजल्ट पे हो रही है कि हमारी जाति के इतने लोग हैं और हम इनको, ये हमारे वोटर हैं। इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन मामला दूसरा यहाँ आपने जो बहस का मुद्दा छेड़ा है, ये जो तल्ख और तीखी बातें हो रही है या एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है, ये कैसे हो, इसको कैसे वो किया जाए, इसको किस नजरिए से देखा जाए। मेरा ख्याल ये है कि इस सीनियर लीडर है हर पार्टी के, उन्हें चाहिए कि इस पर थोड़ा सा रोक लगाए और अपने जो कैडर है, जो अपने पार्टी के लोग हैं, उनको भी कहे कि इस तरह की जुबान नहीं बोले। लेकिन देखिए ये भी एक बहुत ही आश्चर्य की नहीं, बहुत ही अफसोस की बात है कि जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के कोई अगर गाली देता है तो उसको क्या कहा जाएगा। कांग्रेस, देखिए मैंने किसी भी पार्टी का यहाँ पर न किसी पार्टी का नाम लिया न किसी लीडर का नाम लिया है। देखिए कांग्रेस के एक बड़े लीडर के पिताजी और उनकी दादी और उनके परदादा की गाली दी जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो 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 पार्ट हमारे जो इंडिविजुअल हिस्ट्री का पार्ट हो चुके हैं, कम से कम इस तरह के डिबेट्स में नहीं घसीटना चाहिए। जी, सारिका जी आप जुड़ चुकी है। सारिका जी, आपसे यह सवाल था कि जो बातचीत हो रही थी फैजान साहब से और सुहेली जी बोल रही थी, सुहेली जी अभी जो बोल रही थी कि लालू यादव ने जो ट्वीट किया वो सारे विवाद की जड़ वही रहा, वहां से ही सारा कुछ शुरू हुआ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पे आप लोग जातिवाद फैलाने की कोशिश में है, आप लोगों की पार्टी। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी कि थोड़ा मेरे नेटवर्क के इश्यू में है प्रॉब्लम, लेकिन चलिए जुड़ पाई मैं आपसे। दीपक जी, जिस दिन से इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है और उसके पहले से महागठबंधन और खास करके हम लोगों ने लगातार, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा से ही ये मांग उनकी रही कि जाति आधारित गणना बिहार में होनी चाहिए। और सबको पता है कि किस तरीके से दोनों सदनों में यहाँ स्वीकृति भी मिली थी, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी थी। जिस तरह से अभी सुहेली जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, अगर मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ ठीक है, दोनों सदनों से पारित हुआ था, उनकी भी सहमति थी। और एक डेलीगेशन की टीम जो है नरेंद्र मोदी जी से मिली भी थी और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने खर्चे पे जाति आधारित गणना करवा ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाकई में चाहती थी कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी की। असल में अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, तो मुझे लगता है देशव्यापी जाति आधारित गणना होती, ना कि सिर्फ बिहार में होती। बिहार में सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि महागठबंधन चाहती थी कि जाति आधारित गणना के आधार पे आज भी वो जातियां, आज भी वो तबका, आज भी वो लोग जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। ये सारी सोच जो है वो महागठबंधन की थी, एक सामाजिक न्याय की सोच, एक समरसता की सोच,
जिसके कारण हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तमाम लोगों के सहयोग से जाति आधारित गणना बिहार में अंततः संपन्न हुई। दूसरी बात, अभी सुहेली जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही दलितों को, पिछड़ों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। मैं बिल्कुल सुहेली जी की बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमने सोच देखी है। हमारे अभी वर्तमान जो देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो एक आदिवासी समाज से आती हैं और उनके साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव की व्यवहार अपनाया, ये पूरे देश ने देखा। किस तरीके से नए सदन के उद्घाटन से भी उनको वंचित रखा गया। इसके पहले भी हमारे दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद थे, जिनको कि राम मंदिर के शिलान्यास पे बुलाया तक नहीं गया। तो भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और महिला विरोधी तो इतनी है कि सैकड़ों आज सामने है उदाहरण के लिए, उस पर नहीं जाऊंगी। अभी हमारी बहन ने बोला, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने, कि रहनुमाई करती है भारतीय जनता पार्टी गरीब और गुरबों की। बिल्कुल, आपके शब्दों को अगर मैं मानूं तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी रहनुमाई करती है नीरव मोदी जैसे गरीब लोगों के साथ, अडानी जैसे गरीब लोगों के साथ। वो ऐसे पूंजीपतियों की रहनुमाई करती है जिनके लिए सिर्फ वो काम करती है। तो ऐसे लोगों से, और ऐसे लोग जिन्होंने देश के संसाधनों में कभी एक ईंटा जोड़ा तो नहीं, लेकिन देश के संसाधनों को निश्चित रूप से बेच दिया। लालू जी पार्टी सोच रही है। लालू जी जेल में क्यों थे? बोलीजिएगा, तेजस्वी यादव हजारों करोड़ों के मालिक कैसे हो गए, ये बताइए ना पहले। नहीं, तब नीरव मैं बता जाइएगा। नीरव मोदी कौन है भारतीय जनता पार्टी का? आप अपने नेता की बात कीजिए ना। किसके मकान है? कौन भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए ना। नीरव मोदी क्या है? वो मकान है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। यहाँ क्यों लाती है? पे भी प्रश्न होना इस चाहिए। देश के बिजनेस की यहाँ क्यों लाती है? क्या मतलब है? आप अपने नेता की बात कीजिए। आपके नेता इतनी कम सारिका जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपका रिएक्शन लेते हैं। सारिका जी की बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आपका रिएक्शन लेते हैं। नहीं, दीपक जी, एक आदमी अगर बोले तो दूसरे को प्लीज म्यूट कर दीजिए। सारिका जी आप पहले बोलिए, उसके बाद फिर उस पर सुहेली जी से रिएक्शन लेते हैं। जी, मैं बहुत शांति पूर्वक सुहेली जी की बातों को सुन रही थी और मैं अपने पारी के आने का इंतजार करी। तो और मैं अभी जहाँ पे हूँ वहां ऐसे ही नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे अत्यधिक चिल्लाना या चीखना पड़े अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल। तो मैं यही कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो असल चेहरा है वो सबके सामने है। अभी देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व के तमाम लोगों को उतार दिया है वहां पे, वो भी उन जातियों से जो आदिवासी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, भूमियार समाज से आते हैं, राजपूत समाज से, मीना समाज से, कोरी समाज से, कुर्मी समाज से। अरे भाई, जातिवाद पे आप भरोसा नहीं करते हैं तो जातिवाद की राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए मुगल साम्राज्य भी रहा था तो हमारा हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं आया था। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बावजूद भी हमारा हिंदुत्व और हमारा सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं आया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र के सत्ता पे विराजमान हुई है, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खतरे में है तो हमारा हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, और बाकी चीजों से तो इनको कोई मतलब नहीं है। भले ही देश में मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा था बिहार में दरभंगा में उन्होंने एम्स बना दिया है। तो इस तरह के झूठे और जुमलेबाज करने वाले लोगों के चेहरे से आज पूरे देश जो है वो देश की जनता समझ रही है, और देश की जनता ने यही करने की निर्णय लिया है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना है। अरे चलिए, कम से कम हिंदू धर्म और सनातन धर्म की चर्चा तो कर रही है। सारिका जी को कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को हिंदू धर्म और सनातन धर्म की चिंता तो हुई, चिंता तो हुई। चलिए, बधाई आपको, बहुत बधाई है। तो इनको नहीं करिएगा, हमको बोले तो सबसे पहले तो इनको बहुत बधाई कहते हैं, और आपको भी बधाई कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म की चिंता हुई। चलिए, इसके लिए बधाई। और दूसरी बात ये है, अरे सुनिए,
सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, सुन भारतीय लीजिए। जनता पार्टी नेटवर्क देश आपका की रोटी खराब खाती है। है, सारिका जी, एक मिनट, इनकी बात पूरी होने भारतीय दीजिए। जनता सारिका पार्टी जी, धर्म प्लीज। को बेच के सारिका रोटी जी, प्लीज। खाती है, जो सुन शर्मसार है। लीजिए, जी जी। सुन लीजिए। ये ऐसे लोग हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो बोल रही हैं, लालू जी को जब मौका मिला तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, मौका मिला तो बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाया। और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो एक आदिवासी समाज की महान महिला को राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया। इस बात से इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस बात पर बोलने में कि द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में इस तरह की बातें बोलती हैं और कि उन्होंने भारतीय नए जनता नए पार्टी ने तरीके इग्नोर किया किया। और नए आपके संसद के हाथ में उद्घाटन पावर को रहेगा नहीं तो किया। सिर्फ अपनी अरे बेटी। मैडम, पहले दीपक बताइए जी, इनको नए बोलिए संसद चुप के रहने, उद्घाटन को बुलाई क्यों नहीं? चुप रहने, इनको बोलिए चुप रहने। सारिका जी, एक मिनट, राज्यसभा में बात एक हो सीट जाने हुआ, दीजिए उनकी पूरी। राज्यसभा में एक सीट हुआ तो अपनी बेटी को जगह दिया। और ये बात करते हैं आदिवासी और दलितों की। क्या बिहार में उस समय दलित नहीं थे क्या, जिस समय लालू जी जेल जा रहे थे और इनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? क्या इस बिहार में दलित नहीं थे? आज ये संख्या की बात कर रही है। बिहार का कौन आदमी नहीं जानता है कि लगभग 1%, 2% इधर उधर जो भी आज संख्या दिखाई गई है, हालांकि जिस उद्देश्य से जातीय सर्वेक्षण हुआ था उस उद्देश्य को इन लोगों ने पूरा नहीं किया है। इन लोगों ने सिर्फ जातीय गणना करके और उसके बाद उसके आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण को नहीं बताया। इनके मन में खोट है, इनके नियत में खोट है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। जाति गुनाह नहीं है, जाति तो परम सत्य है। इस देश का और इस राज्य का, जाति जिस जाति में जो जन्म लिया है वो जाति का रहेगा ही। धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदलती है। जी लेकिन जी जी। आपने जिस उद्देश्य से जातीय सर्वेक्षण किया उसको पूरा नहीं किया। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप क्या करना चाह रहे हैं, जबकि सभी को मालूम था, लगभग सबको, कि लगभग 33% के आसपास, इसलिए आरक्षण भी अति पिछड़ों को 33% मिला था कि 33% के आसपास तो ठीक है भाई, 36% मिले तो आपने क्यों नहीं बनाया उप मुख्यमंत्री? क्यों नहीं सिद्दीकी जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया? क्या राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री बनी थी उस समय सिद्दीकी जी नहीं थे क्या? आप ठीक है सोहेली जी, फैजान साहब से बात कर लेते हैं। सोहेली जी, फैजान साहब से बात कर लेते हैं। अपने नेता के बारे में बोलिए कि इतने कम उम्र में 1000 करोड़ रुपए के मालिक कैसे हो गए? अरे नीरव मोदी तो बिजनेस किया होगा, बिजनेसमैन है तो कमाया, तो आप उसकी बात क्यों कर रही हैं? आप अपने नेता की बात कीजिए ना। सारिका जी, सोहेली जी, सारिका जी, सोहेली जी, सारिका जी, मैं फैजान साहब से बात कर लेता हूँ। फैजान साहब, आपने जिस तरह से अभी डिबेट में सारिका जी को भी देखकर को सुना और सोहेली जी को भी सुना, धीरे धीरे जो मामले नीतिगत तौर पे आते हैं फिर वही व्यक्तिगत आ जाते हैं। जब ये लीडरशिप, टॉप के लीडरशिप पे अगर इस तरह के बयान हो तब इस पे लगाम लगाने का काम कौन करेगा, इस पर एक्शन कौन लेगा? जरूर ये सोचने की बात है इस पर लगाम कौन लगाए। लेकिन बहरहाल लगाम तो इन्हीं को लोगों को लगाना है, क्योंकि इसके लिए कोई कानून तो बनेगा नहीं और कोई कानून है भी नहीं कि इस तरह की बातों पर कोई लगाम लगाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में भी जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बातें हुई उसमें भी ये इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी है ये पार्टी के लोगों को ही करना है। और देखिए ये जो बातें हो रही थी तो इस तरह की जो बातें हुई तो मुझे एक बहुत बड़े साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल की एक कही हुई बात याद आती है जो उन्होंने लिखी है। अंग्रेजी में मैं बोलता हूँ फिर इसको हिंदी में बताता हूँ। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है कि ऑल द वॉर प्रोपेगेंडा, all the screaming and lies and hatred comes invariably from people who are not fighting. जी, यानी देखिए जो भी जंग, अगर इसको माने तो जंग का जो प्रोपेगेंडा होता है या जो भी चेतना चिल्लाना जो भी होता है या जो भी झूठ बोला जाता है या जो नफरत फैलाई जाती है वो कौन करता है? वो ऐसे लोग करते हैं जो कहीं सरहद पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं। सरहद पर हमारे सरहद के निगहबान नहीं है कि जो दुश्मन से लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ
वो पॉलिटिकल फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं। तो देखिए इसको ये देखा जाए कि अगर इस तरह की बातें न हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस तरह की बातें हुई हैं तो मुझे लगता है कि सीनियर लीडर्स को आकर के इसको थोड़ा सा पैचअप करना चाहिए। जी। इस तरह से आगे बातें नहीं चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां पर इस तरह की बात हुई उसका रिएक्शन होता है और तुरंत फिर काउंटर रिएक्शन भी हो जाता है। अगर इसी तरह से रिएक्शन दर रिएक्शन होता रहेगा तब तो फिर जो नफरत है या जो आपस में जो झगड़े वाली बात है या जो तलखी और कड़वाहट की बात है वो तो बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे फैजान साहब, ये तमाम चीजें होती जाएंगी। पहले भी हुआ है कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं तो बात पॉलिसी से निकलते निकलते वो व्यक्तिगत तक चली जाती है। अभी भी चुनाव का आगाज हो रहा है, मतलब सुगबुगाहट चल रही है और अभी से इसकी शुरुआत हो रही है। तो देखना है कि आने वाले दिनों में ये किस लेवल तक जाता है। इस चर्चा में आप सभी लोगों ने भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फैजान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।